ओके चलो अनुराग इधर। ओके सो वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजिस्टर लास्ट क्लास। ट्रांजिस्टर के कितने सारे टुकड़े होते हैं, पोर्शंस होते हैं, 3, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर वो सेक्शन होता है जहाँ से चार्जेस निकलते हैं। बेस बीच वाला रीजन है जहाँ पर चार्जेस आते तो है, लेकिन ये जगह इतना छोटा है कि सारे चार्जेस वहाँ पर रुक नहीं पाते, दे मूव फॉरवर्ड। और फाइनली सारे चार्जेस जाके कहाँ पर पहुँचते, कलेक्टर के पास पहुँचते, ऑलमोस्ट सारे चार्जेस। कुछ चार्जेस बेस से निकल के चले जाते हैं और हम कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल में भी रखते हैं कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा फैसिलिटेट कर पाए। तुझे तो कुछ आज समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, ताकि उस मोशन को क्या कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। राइट, बोला था ना कल 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला था, एक बेस से निकल के भाग गया, बाकी 99 कलेक्टर तक पहुंचता है। और अगर हम उस पर्टिकुलर बीजेटी में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में किरचॉफ्स का जंक्शन रूल अप्लाई करें तो हम क्या बोलेंगे कि आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। आई इज द इमीटर करंट, आई बी इज द बेस करंट एंड आई सफिक्स सी इज द कलेक्टर करंट। ठीक है ना। अच्छा देखो, किसी भी डिवाइस का एक इनपुट सेक्शन होता है और एक आउटपुट सेक्शन होता है। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद दिस। कम ऑन, कुछ तो रिप्लाई दो। एक इनपुट सेक्शन होता है और आउटपुट सेक्शन होता है। तो हम आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है ना। व्हाट इज ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक? नाम सुनकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, हम इनपुट सेक्शन को स्टडी करेंगे और आउटपुट सेक्शन को स्टडी करेंगे। आर गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? ओके, मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे करके स्टडी करेंगे। अगर तुमको याद है, मैंने पहले एक ट्रांजिस्टर का स्कीमेटिक डायग्राम बनाया था, फिर सिंबॉलिक डायग्राम बनाया था। सिंबॉलिक में हम एक गोल सा सर्कल बनाते हैं, उसमें एक मेरे तरफ टिल्ट कर दे, एक गोल सा सर्कल बनाते हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबल को हम क्या बुलाते हैं, बेस। एक डंडा इमीटर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डंडा कलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जिस डंडे में एरो साइन है वो इमीटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा तुमको, अभी हम एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, मैंने और एक चीज़ भी तुमको बताया था कि अगर तुमको याद है, जो प्रीवियस डायग्राम में हमने डिस्कशन किया था, सिद्धित सपना मत देख इधर, जो प्रीवियस डायग्राम में हमने डिस्कशन किया था उसमें बेस से जो टर्मिनल निकल रहा था वो किसके साथ कनेक्टेड है, इमीटर के साथ भी कनेक्टेड है, और वो बेस वाला टर्मिनल कलेक्टर के साथ भी जाके कनेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा था कि ध्यान देना, ऑब्जर्व करना कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बुलाते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तुमको ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जहाँ पर इमीटर वाला टर्मिनल बेस के साथ कनेक्टेड है और इमीटर वाला ही टर्मिनल कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। इन दिस केस द इमीटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ बेस एंड कलेक्टर। तब इसको हम क्या बुलाएंगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम स्टोरी इज ऑल्सो वैलिड फॉर कलेक्टर, तब हम बोलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सेटअप यूज़ किया जाता है दैट इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्लास 12 में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और सबसे डिफ़िकल्ट जो स्टूडेंट्स फेस करते होता है सर्किट डायग्राम बनाना, एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो मैं तुमको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, याद है ना। एक बार बनाया था, बोला था इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस। वो सब रूल्स फिर से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बनाना कैसे पड़ता है ध्यान से देखना। मैं अभी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, सीई कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना लेकिन, हाँ, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को बना देते हैं। ऐसा गोल बनाना है, ऐसा खींच देना, बात समझ में आए। तो यहाँ से जो करंट घुस रहा होगा, राइट ऑन सिंथेसिस, लेट अस से ये जो करंट घुस रहा होगा इसको हम बोलेंगे बेस करंट। बात समझ में, मैंने क्या कहा, विल कॉल इट एज बेस करंट। यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा के रखा है जो तुमको एग्जैक्टली ये बताएगा कि बेस में है करंट कितना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा और यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा। एक एमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, एक कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इस डंडे को एमीटर बनाना चाहता हूँ तो एरो मैं इसी में दूंगा। अभी देखो एरो साइन का लॉजिक बताया था कि एरो साइन किस हिसाब से हम देते हैं। आई थिंक तुमको नहीं बताया था, उस बैच को बताया था मैंने। देखो एरो साइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट, एंड करंट का फ्लो इज ऑलवेज टेकन टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में है? अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, NPN ट्रांजिस्टर लेता हूँ, तो इमीटर में जो करंट फ्लो करेगा
वो P2N होगा, बिकॉज P के पास क्या होल्स है, कम ऑन यार, होल्स निकलेंगे कहाँ से, P से निकलेंगे, तो हम एरो ऐसा दे देंगे। और मैंने कहा था कि जिस डंडे में एरो दोगे वो हो जाएगा तुम्हारा एमिटर। इज दैट क्लियर? अगर NPN नहीं लेके तुम PNP लेते तो क्या होता, यहाँ पर P होता, यहाँ पर N होता, यहाँ पर P होता, तो P यहाँ होता, N यहाँ होता, तब एरो साइन का डायरेक्शन तुम रिवर्स कर दो। कुछ समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? P के पास क्या होता है, होल्स होते हैं, होल्स का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चार्जेस जिस तरफ मूव करते हैं उसी तरफ हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा भाई, P to N ही तो मूव करेगा, N to P तो कर नहीं सकता, बिकॉज N के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज कैरियर्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली यहाँ पर अगर PNP होता, कम ऑन यार, PNP, तो ये N हुआ, बेस N हो गया, इमीटर P हो गया, तो होल्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, होल्स इमीटर से बेस के पास जाएगा, तो एरो साइन किधर होगा, उल्टा होगा, लोड नहीं लेने का, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना। ओके, अभी देखो इस बेस वाले रास्ते में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, लेट अस से दिस इज कॉल्ड एज द इनपुट रेजिस्टेंस। मैं बताऊंगा, RI लिख के रखें, राइट? और मैंने कहा था कि बेस एंड इमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। इज दैट क्लियर? अगर फॉरवर्ड बायस्ड है, अगर P है तो P को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा इसको अर्थ करके रखते हैं ताकि हम इसको 0 वोल्ट मान पाए। अगर इसको हम 0 वोल्ट मानेंगे तो इस एंड का पोटेंशियल हम बता सकते हैं, है ना? नहीं है समझ में, दिस इज 0। चलो ठीक है, एक मिनट, इसका नाम हम क्या देंगे, व्हाट वी शैल कॉल दिस, दिस इज कनेक्टेड टू द बेस, इसका नाम होगा VBB। इज दैट क्लियर? ये किसके साथ कनेक्टेड है, बेस के साथ कनेक्टेड है, इसका नाम क्या होगा, VBB। डू यू एग्री विद दिस? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन हैविंग एनी डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, इसको अर्थ क्यों किया, क्योंकि आगे जाके जब हम कैलकुलेशंस करेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 वोल्ट मान सकते हैं, ये भी 0 होगा, बैटरी को क्रॉस करूंगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल प्लस VV लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? बस इसको लेकर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं ऐसे, वोल्ट मीटर, पहले भी बताया था। और ये जो डंडा है और ये जो डंडा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये बताएगा। ये डंडा हो गया बेस का और ये डंडा हो गया इमीटर का, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, B और E का। तो यहाँ पर हम क्या लिख के रखेंगे, VBE। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है हमारा कलेक्टर है भाई, भूलो मत, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और ये क्या है, इमीटर। लिख नहीं रहा, क्लमजी हो जाएगा। और ये जो इमीटर है ये जाके किसके साथ कनेक्ट करेगा, कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ से मैंने ऐसा निकाला, ये हो गया कलेक्टर वाले ब्रांच में हमने एक रेजिस्टेंस दे दिया R0, और मुझे पता है कि कलेक्टर को हमेशा हमको रिवर्स बायस करके रखना पड़ता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, और कलेक्टर का नाम क्या है, N है, दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर। रिवर्स बायस करने के लिए हमको N टाइप को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, जो मैंने सिखाया था फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, इसका नाम क्या होगा, VCC, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर। एंड ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। हम और एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इमीटर और बेस के बीच लगाया था, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगेगा इन दोनों ब्रांचेस के बीच लगेगा। और ये दो ब्रांच या जो भी लाइंस कहते हो तुम इसको, एक तो इमीटर का लाइन है, दूसरा क्या, एक तो कलेक्टर का लाइन है, दूसरा क्या, इमीटर का लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ये रीडिंग किसका देगा, VC का देगा। डू यू एग्री विद दिस? पक्का? तो ये बन गया तुम्हारा सर्किट। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है बनाने में, बट जो रूल्स हमने सीखा उसी रूल्स को हमको बार बार फॉलो करना है। दैट बेस मीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, राइट? बस तुमको एक नया एक ब्रांच में, तो अगर तुम सर्किट बनाओगे रेजिस्टर तो डालना ही पड़ेगा ना, टू इफ यू वांट टू कंट्रोल द करंट, राइट? तो एक बेस में रेजिस्टर लगा देना, एक कलेक्टर में रेजिस्टर लगा देना। और दोनों बैटरीज को मैंने वेरिएबल रखा है, रखना ही पड़ेगा भाई। बाइसिंग कंडीशंस में हम वोल्टेज को कांस्टेंट नॉर्मली नहीं रखते। अगर हमको करंट बढ़ाना है तो इमीटर को और मोटिवेट करना पड़ेगा, तो बाइसिंग को और बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ?
और कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर इमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं, कल का कहानी याद करना पड़ेगा, मैंने कहा था 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं, उनको खींच के लेके आता है अपने पास। तो कलेक्टर के पोटेंशियल को VCC को अगर मैं वैरी करूं तो कलेक्टर कितना समेट रहा है, कितना कलेक्ट कर रहा है, उस पर भी इफेक्ट गिरेगा। समझ में आया? दैट इज द रीजन हमने बैटरीज को वेरिएबल रखा है। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, मैं फिर से इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन का टॉपिक बताता हूँ। हम यहाँ पर क्या डिस्कस करना चाहते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक डिवाइस का एक इनपुट सेक्शन होता है और आउटपुट सेक्शन होता है। नाउ इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस, मैंने कल तुमको जो फिलोसॉफी सिखाया था, जो कहानी बताया था, वो दिमाग में एकदम इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पकड़ नहीं पाओगे। कौन सा कहानी? मैं मोटिवेशन के बारे में बताया था कि एक बैटरी से हम इमिटर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिपीट कर रहा हूँ, तुमने जो बाइसिंग बैटरी लगाया वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स में से 100 इलेक्ट्रॉन्स को तैयार करता है कि आगे जाओ। करेक्ट? 100 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाता है, दिमाग में चल रहा है, दिमाग में पूरा, मेरे दिमाग में जैसे ब्लॉक दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में ब्लॉक दिखना चाहिए, NPN, राइट? N में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहा है दिमाग में। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? बेस के पास। बेस से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चला गया? कलेक्टर के पास। ये कहानी दिमाग में चलना चाहिए। बात समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। कलेक्टर के पास जो करंट पहुंचता है वो इमिटर से कितना चार्जेस निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो कलेक्टर के पास 99 पहुंचता है ना? अगर 200 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 198 पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स बेस से निकलेगा। समझ में आ रहा है? देखो, सिंपली सेड कलेक्टर के पास कितना करंट पहुंचेगा और बेस से कितना करंट निकलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना घर से निकला है, कितने सारे चार्जेस घर से निकले। घर किसका है? इमिटर है। Are you getting the point what I'm trying to say? Is that clear? That means the collector current is influenced by the emitter current and the base current will also be dependent on the emitter current. Do you agree with this? कोई डाउट? पक्का? अच्छा, तो अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर हम इसके इनपुट सेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो इनपुट सेक्शन में हम किसको किसके अगेंस्ट में स्टडी करेंगे? किसको किसके अगेंस्ट में? इस ग्राफ को देखो, y में हमने किसको प्लॉट किया? IB को, और x में हमने किसको प्लॉट किया? VBE. VBE इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बेस एंड इमिटर। VBE तुमको बताएगा कि तुमने फॉरवर्ड बायस करने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, बिकॉज बेस इमिटर जंक्शन के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुमको ये बताएगा कि तुमने कितना ज़्यादा फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? VBE बेस इमिटर। कम ऑन, क्या मैं डायग्राम बना दूँ ना? प्रॉब्लम हो रहा है तुमको स्कीमेटिक डायग्राम? मैं पॉज करना था। अच्छा, मैं क्या रहा था? मैं ये कह रहा था कि कलेक्टर के पास कितना करंट होगा और बेस से कितना करंट निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इमिटर करंट पे डिपेंड करेगा। और दूसरा जो मैं लास्ट में ये कह रहा था कि बेस इमिटर जो वोल्टेज है, बेस इमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। VBE इमिटर के इलेक्ट्रॉन्स को तैयार करता है आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक सेक्रीफाइस देना पड़ता है। कितना सेक्रीफाइस देना पड़ता है? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। उसके बाद जो डिप्लीशन लेयर है वो वैनिश होता है और मीटर से एटलीस्ट 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल के बेस तक पहुंचते, बेस से फिर कलेक्टर तक पहुंचते। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पर IB और VBE का ग्राफ बनाया और ये कोई नया ग्राफ नहीं है। दिस इज द ग्राफ विच वी ऑलरेडी स्टडीड। सेमीकंडक्टर PN जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस, यही तो ग्राफ बना था। 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7 तक नहीं होता, 0.7 के बाद करंट फटाफट राइज कर जाता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में है? लेकिन बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर हमने करंट किसका प्लॉट किया? IB का वैल्यू प्लॉट किया, इमीटर करंट प्लॉट नहीं किया हमने। कौन सा करंट प्लॉट किया है? बेस करंट को प्लॉट किया। देखो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटरी है, बैटरी का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इस सर्किट को देख के लगता है ना कि यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि तुम बेस से ज़्यादा करंट इंक्रीज कर रहे हो, IB का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इसको बढ़ा दूँ। देखो इस सर्किट के हिसाब से ना इसको बनाया गया, मैं समझाऊंगा अच्छे से। जस्ट अभी फिलहाल जो मैं कहूँगा सर्किट के हिसाब से सोचना इस डायग्राम।
मैं यहाँ पर ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि वाई आई बी एंड वी बी ई इज कंसिडर्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट मतलब अगर हम आई बी को बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा। इनपुट क्या करता है, इनपुट पे ही डिपेंड करता है आउटपुट क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस अपनी कहानी में आई बी को इनपुट बोल रहा हूँ, जैसे कि तुमको दिख रहा है ग्राफ में, तो आई बी का वैल्यू अगर बदलेगा तो आउटपुट करंट जो है वो भी बताऊंगा मैं, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इफेक्ट हो जाएगा। उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? अभी सिर्फ सर्किट के हिसाब से सोचो कि अगर मैं इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा दूँ तो आईबी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कम ऑन, आईबी का वैल्यू इंक्रीज करेगा ही नहीं। अच्छा, अभी लॉजिकली सोचो, आईबी का वैल्यू इंक्रीज किया मतलब एक्चुअली आईबी के पास जो करंट आता है वो खुद क्रिएट नहीं करता ना, वो तो उसको मिलता है। वो करंट कहाँ से मिलता है? इमीटर से मिलता है। बात को समझो। तो अगर मैंने तुमको बोला कि नहीं आईबी का करंट इंक्रीज हो रहा है, तो तुमको अपने दिमाग में ये वर्कआउट कर लेना कि ओके आईबी का करंट अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब इमीटर से ज़्यादा चार्जेस आ रहा है। इज दैट क्लियर? सिंपल, थोड़ा घुमा के सोचना। अगर मैंने कहा कि आईबी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया, ओके फाइन, मतलब इमीटर से अभी ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं। पहले 100 चार्जेस आ रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन बेस करंट बना रहा था। अभी अगर बेस करंट को मैं 1 इलेक्ट्रॉन से बढ़ा के 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, इसका मतलब अभी वहाँ से कितना आ रहा होगा? 200 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर वहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कलेक्टर के पास फाइनली पहुँचेगा कितना? 198 फॉर एग्जाम्पल। तो कलेक्टर करंट इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? एंड कलेक्टर करंट जो है वही आउटपुट करंट है। ध्यान से देखो, ये जो है ये वाला जो सेक्शन है इसी में ही तुम्हारा कलेक्टर करंट फ्लो करता है। यही हमारा आउटपुट सेक्शन है, वो भी बताऊंगा मैं तुमको। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आगे जाके मैं बताऊंगा तुमको कि कलेक्टर करंट ही हमारा आउटपुट करंट है। इज दैट क्लियर? कलेक्टर करंट ही अपना आउटपुट करंट है। तो कलेक्टर करंट को इन्फ्लुएंस होता ही नहीं होता, आईबी का वैल्यू चेंज होता है तो विल द कलेक्टर करंट बी चेंजिंग इफ द बेस करंट चेंजेस? तुम लोग यस सर, राइट? थोड़ा घुमा के लेकिन समझ में आता है। मैं बोलूँगा बेस करंट को बढ़ा दिया, तुम तो अब क्या सोचोगे? नहीं, बेस करंट बढ़ा है मतलब आई बढ़ा होगा, आई बढ़ने से ही बेस करंट बढ़ेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? तो अगर बेस इमीटर करंट बढ़ गया तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा? कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, राइट? तो सर्किट के हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से देखें कि अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, आई भी बढ़ रहा है मतलब आई बढ़ा मतलब आई सी का वैल्यू बढ़ा हो। बात समझ में आया? और आईबी को कंट्रोल करने के लिए तुम कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो? वीबीई अप्लाई कर रहे हो। वीबीई का वैल्यू जितना बढ़ाओगे बेस करंट उतना ही इंक्रीज करेगा। इनफैक्ट तुमको ऐसा बोलना चाहिए, सर अगर हम वीबीई को बढ़ा देंगे, बिकॉज नो वी नो दैट बेस इमीटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर मैंने वीबीई को बढ़ा दिया, आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो आई भी बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम बेस करंट एंड बेस इमीटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसको प्लॉट करते हैं। इनपुट करंट होता है हमारा बेस करंट, और इनपुट करंट को बदलने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वीबी को यूज करते हैं। तो कैसे सोचोगे? वीबी बढ़ाया तो इमीटर करंट बढ़ा, इमीटर करंट बढ़ा तो बेस करंट बढ़ा। इज दैट क्लियर? पक्का यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? श्योर? ओके, अभी सुनो, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग। अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे, मैंने ग्राफ के पास में VCE को 10 वोल्ट लिख के रखा है। देखो, तुम जब वोल्टेजेस को देखोगे ना, तुमको फील आना चाहिए एक चीज़ को। VBE मोटिवेट करता है। VBE जो है वो एक मोटिवेटर का काम करता है। VCE जो है वो कलेक्टर का काम करता है। VCE तुमको ये बताएगा कि तुम्हारा कलेक्टर कितना पॉजिटिव पोटेंशियल में है। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बैटरीज के वोल्टेजेस को तुमको ऐसे देखना है, विजुलाइज करना है। VB इज फॉरवर्ड बायसिंग, VCC या जो VCE वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुमको ये बताएगा कि तुमने रिवर्स बायसिंग में कितना वोल्टेज अप्लाई करके रखा है। और रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाने का एक ही तो रीज़न था कि हम कलेक्टर के पोटेंशियल को क्या बनाना चाहते? पॉजिटिव। क्या बनाना चाहते? पॉजिटिव। कलेक्टर को भूखा बनाना चाहते। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने इस ग्राफ में VCE 10 वोल्ट लिख के रखा है तो तुमको ये समझना है कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने VCE को कांस्टेंट रखा है। जब मैंने IB का वेरिएशन
VBE के साथ स्टडी किया, उस वक्त इस सर्किट में VEC का वैल्यू, VCE का वैल्यू हमने क्या रखा, कांस्टेंट। देखो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं समझाता हूँ कैसे। तुमको मेरा ये लाइन समझ में मैंने क्या कहा, बोलना भाई कुछ। हमने बेस करंट का स्टडी किसके रेस्पेक्ट में किया, VBE क्या करता है, मोटिवेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉरस्पॉन्डिंगली IB इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर VCE कहाँ से आ गया सीन में, मैं समझाता हूँ कैसे। VCE कलेक्टर का भूख रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तुम IB का वेरिएशन VBE के रेस्पेक्ट में देखना चाहोगे तो तुम ये एश्योर करना चाहोगे कि अभी जब मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा तो IB को अगर कोई इन्फ्लुएंस करेगा वो सिर्फ VBE करेगा, IB के ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। IB should not be influenced by any other factor other than the base emitter voltage। ग्राफ बनाने का तो ये रूल है ना। यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के बीच का वेरिएशन देख रहे हैं, x एंड y। तो मैं नहीं चाहूंगा कि y पे किसी x के अलावा किसी z वेरिएबल का इफेक्ट आए। तो मेरा लैंग्वेज समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या VCE बदलने से IB बदलेगा? द आंसर इज यस। अगर VCE बदल दूं मैं तो IB पे इफेक्ट आ जाएगा। देखो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, दौड़ दौड़ के जा रहे थे बेस में, बेस से अभी एक बोलने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, लेट अस से 200 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी को लेके बढ़ता हूँ। एमिटर से कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले थे? 200 इलेक्ट्रॉन्स निकले, मैं दिख रहा हूँ ना, 200 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, राइट। 2 बेस से निकल गया था, 198 कलेक्टर तक पहुंच रहा था, ठीक है ना। अभी तुम स्टडी करना चाहते हो IB को VBE के साथ, तुम ये नहीं चाहते कि IB को कोई और इफेक्ट करे। तुमने क्या किया, जब तुम स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते करते तुमने बीच में क्या कर दिया, VCE का वैल्यू बढ़ा दिया। VCE का वैल्यू बढ़ा देने का मतलब दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए, VCE मतलब कलेक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल को मैंने बढ़ा दिया, कलेक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल को मैंने बढ़ा दिया। तो बोलो तो क्या होगा, बोलो तो क्या होगा? हाँ, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। बोलो, कलेक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल को अगर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? इससे 200 निकला था इमीटर से, बेस को क्रॉस करके कलेक्टर तक 198 पहुंच रहे थे और 2 बेस से निकल जा रहे थे बेस वाले रास्ते से। लेकिन अगर मैंने कलेक्टर के पोटेंशियल को, जो समेटता है, जो कलेक्ट करता है, उसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो उसका भूख बढ़ गया ना। तो अभी मैं निकला 200, बेस में पहुंचा, बेस से 2 एस्केप कर रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर रहे थे, लेकिन एज बिकॉज वहां पर मैंने भूख बढ़ा दिया कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल का, अभी 2 निकल नहीं पाएगा बिकॉज वहां से और ज्यादा खींच रहा है, तो सिर्फ एक ही निकलेगा और 199 कलेक्टर तक पहुंचेगा। 199 क्यों कलेक्टर में पहुंचा, 198 क्यों नहीं? बिकॉज इस बार तुमने कलेक्टर के पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो हो गया ना IB इफेक्ट। IB का करंट इफेक्ट हुआ ही नहीं हुआ। IB का जो IB का करंट है वो किसके लिए हुआ? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। तुमने IB को इफेक्ट कैसे किया? कलेक्टर के पोटेंशियल को ज़्यादा पॉजिटिव बना के। तो तुम ऐसे करके कभी भी किसी चीज़ को स्टडी नहीं करते, बिकॉज IB को इफेक्ट करने वाला VB भी है और VCE भी है। VBE को बढ़ा दोगे तो IB बढ़ जाएगा, VCE को बढ़ा दोगे तो IB घट जाएगा। देखो दिमाग पिक्चर क्लियर होना चाहिए। VBE बढ़ा तो IB क्यों बढ़ा? VBE बढ़ा तो इमीटर से करंट बढ़ा, इमीटर से करंट बढ़ा तो बेस में करंट बढ़ा। लेकिन अगर तुमने VCE को बढ़ा दिया तो VCE बढ़ाने से IB घट क्यों जाता है? VCE भूख रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर का। तो कलेक्टर क्या करेगा? इमीटर से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा और बेस वाले करंट को घटा देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर जब हमने इस ग्राफ को बनाया था, VC का वैल्यू हमने क्या मान के रखा पूरे प्रोसेस में, यहाँ पर रेजिस्टर वेजिस्टर योस्टेट फियोस्टेट लगा के रखेंगे ताकि VC का वैल्यू हमेशा क्या रहे? 10 वोल्ट ही रहे। Did you get my point? समझ में? 20 वोल्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? कैन यू टेल मी? Just can you guess and tell me? सोचो अगर मैं VC का वैल्यू बढ़ा देता हूँ, how will the graph look like? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा थोड़ा। Is it something like this? Can you explain me ऐसा क्यों? Let us say मैंने ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दिया। वर्टिकल लाइन बनाने का मतलब क्या है? दोनों केस में VB का वैल्यू क्या है? सेम है ना। दोनों केस में VB का वैल्यू क्या है?
VB का वैल्यू सेम है, मतलब इमीटर से दोनों केस में 200 इलेक्ट्रॉन्स ही निकले थे। दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, ड्रॉन अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। एक बार तुमने कलेक्टर के भुक को 10 वोल्ट में सेट करके रखा, एक बार तुमने कलेक्टर के भुक को 20 वोल्ट में सेट करके रखा। लेकिन VB को अगर मैं ऐसा वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, अभी मैं 2 ग्राफ को कंपेयर करना चाहूँगा फॉर द सेम VB। सेम VB का मतलब क्या है? पहले वाले केस में भी इमीटर से कितने सारे चार्जेस निकले? 200। सेकेंड वाले केस में भी कलेक्टर इमीटर से कितने सारे चार्जेस निकले? 200 फॉर एग्जाम्पल, राइट। अभी अगर सेकेंड पहले वाले ग्राफ को देखो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट फॉर दैट VB, एंड फॉर द सेम VB सेकेंड वाले ग्राफ में जो बेस करंट है IB2, इन दिस केस IB2 इज लेस देन IB1। ऐसा क्यों? फॉर द सेम बेस इमीटर वोल्टेज, फॉर द सेम बेस इमीटर वोल्टेज पहले वाले ग्राफ का जो बेस करंट है वो ज़्यादा है, मतलब बेस से ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में बेस से कम एस्केप कर पा रहा है। एंड द ऑब्वियस रीजन इज बिकॉज सेकंड वाले ग्राफ में तुमने कलेक्टर की भूख को बढ़ा कर रखा है 20 वोल्ट में, सो लेस नंबर ऑफ चार्जेस विल गेट द स्कोप टू एस्केप फ्रॉम द बेस रीजन, तो डेफिनेटली द करंट थ्रू द बेस रीजन इज गोइंग टू डिक्रीज। फील आया? सो दैट इज द रीजन ग्राफ ऐसा बनेगा। सो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, a graph drawn between base current and base emitter voltage, keeping collector emitter potential to be constant. Is that clear? Pause करो।